नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 3 to 5। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है हु वर मैरियन एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैरियन एंड जर्मेनिया कौन थी और उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो अगर मैरियन की बात करें तो मैरियन फ्रांस की एलिगेरी थी। जर्मेनिया नाम से पता चल रहा है वो जर्मनी की एलिगेरी थी। ठीक, अब ये एलिगेरी क्या है, किसी भी नेशन का एक रिप्रेजेंट करने का, किसी नेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका कह सकते हैं, या उसका प्रतीक, किसी नेशन का जो प्रतीक उसे कहते हैं एक तरह से एलिगेरी। जैसे हमारे यहाँ क्या है, भारत माता है। तो भारत माता जैसे हम कहते हैं सीता माता, सीता माता का जन्म हुआ, लोगों ने उनको पूजा, ठीक है, वो देवी बन गई। बट भारत माता जो है उनका जन्म नहीं हुआ। जो हमारा देश है उसके लिए लोगों का एक भाव जो है उसे दर्शाने के लिए जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक रूप दे दिया भारत माता। मतलब ये कि कोई चीज़ अगर आपके सामने विजिबल है एंड कोई चीज़ नॉन विजिबल है, वेटेज किसका होगा, वेटेज होगा जो कि विजिबल है। तो केवल भारत बोलना या भारत माता बोल देना उस तरह से नहीं, एक भारत माता को एक शेप दे दिया गया, एक रूप दे दिया गया, तो उससे क्या है, लोगों का भाव जो है अपने नेशन के लिए बढ़ गया। अब जैसे कहीं पे कुछ बुरा होता है, ठीक है, मिसहैपनिंग होती है, तो लोग क्या करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, ये काम आर्टिस्ट का ही है, तो वही लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं से वो इमेज मिली कि लोगों ने वो पिक्चर जो है वो अपने कैमरे में किया और फिर उसे शो कर रहे हैं, नहीं। वहाँ पर क्या है, जो आर्टिस्ट हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि कुछ मिसहैपनिंग हुई तो भारत माता को क्या किया गया कि इंजर्ड दिखा गया, या फिर उन्हें दुखी दिखा दिया, सैड दिखा दिया गया, उनकी आंखों से आंसू गिरता हुआ दिखा दिया गया। तो भारत माता कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो लेडी रही या उनका जन्म हुआ, नहीं, वो आर्टिस्ट ने एक रूप दे दिया हमारी कंट्री को। तो उसी तरह हम देखते हैं कि फ्रांस में मैरियन एंड जर्मन में जर्मेनिया, ये क्या थी, ये एक तरह से उनके कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूप दिया गया, उनका एक प्रतीक दिया गया, जिससे कि लोगों को पता चले हाँ ये इनकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैरियन एंड जर्मेनिया की बात इस तरह हुई। अब मैरियन जो थी वो क्या थी, मतलब अगर हम देखें एलिगेरी, चाहे भारत माता है, जर्मेनिया है या फिर मैरियन है, फीमेल रूप ही क्यों दिया गया। ठीक है, फीमेल एलिगेरी ही क्यों बनाई गई, फीमेल एलिगेरी इसलिए बनाई गई क्योंकि फीमेल जो कि एक माँ होती है, ठीक है, माँ अपने सभी बच्चों को एक बराबर देखती है। ठीक, तो बच्चे को पालती पोसती है, बड़ा करती है और उसके लिए उसके सभी बच्चे बराबर हैं। इसीलिए किसी भी नेशन ने अपने को शो करने के लिए, नेशन को शो करने के लिए जो उसका प्रतीक बनाया गया वो एक फीमेल को बनाया गया। अब मैरियन जो कि क्रिश्चियंस का फेमस नाम रहा है, इसीलिए फ्रांस ने अपनी एलिगेरी को नाम दे दिया मैरियन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मैरियन कौन थी, मैरियन जो थी वो फ्रांस की एलिगेरी थी। एलिगेरी क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो कि क्रिश्चियन नाम था वो इन्हें दे दिया गया। अब जैसा कि चीज़ें होती हैं नेशन को शो करती हैं, उसी तरह ये एलिगेरी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि लोग जो थे वो अपनी स्वतंत्रता दिखाने के लिए, अपने को इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए लोग क्या करते थे, रेड कैप वगैरह पहनते थे। तो इनके साथ भी हमने देखा कि ट्राई कलर फ्लैग हुआ, इनका कॉकेट हुआ, तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैरियन जो है उन्हें काफ़ी सजा धजा। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसे क्या, उसे बहुत अच्छे से ही दिखाया जाएगा। जो नेशन को शो कर रहा है, नेशन का प्रतीक है, तो उसे अच्छे से दिखाया जाएगा, तो उन्हें सजा धजा, कॉकेट वगैरह लगाए हुए इस तरह से इनका पिक्चर जो है वो बनाया गया। मैरियन का स्टैचू जो है वो चौराहों पर देखने को मिला, ठीक है, जगह जगह पे। उसके अलावा जो स्टाम्प्स हैं, कॉइन्स हैं, उन जगहों पे मैरियन का पिक्चर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो उनकी कंट्री को, उनके नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोगों के भावना जो है वो उनके लिए
रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से कॉइन्स में, स्टाम्प्स में चौराहा पर उनकी स्टैचू देखी जा सकती है जो कि नेशन को शो कर रही। ठीक है, जैसे कि अगर हम भारत माता की बात करते हैं, भारत माता है, नाम आता है भारत माता, एक पिक्चर हमारे सामने आ जाता है। या फिर हम कहते हैं न्याय की देवी, जस्टिस की देवी। ठीक है, तो आपको याद होगा कि वो वाइट कलर की का स्टैचू जो कि तराजू लिए हुए, वो क्या है, वो जस्टिस की एलिगेरी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से लोग क्या करते हैं कि एलिगेरी दे दिए। मैरियन जो फ्रांस की एलिगेरी थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम जर्मेनिया। जर्मेनिया जो कि जर्मन की एलिगेरी थी। ठीक है, तो जर्मनी की एलिगेरी थी। तो यहाँ वो भी ऐसे ही काफ़ी सजी धजी आपको दिखेंगी। ठीक है, मतलब चीज़ों के साथ। अब उनकी हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि जो जर्मनी की एलिगेरी हैं जर्मेनिया, उनको दिखाया गया है, उनके सिग्निफिकेंस जो हैं, उनके साथ जो भी चीज़ें हैं उनके अलग अलग मतलब दिखाए गए हैं। उस पर अभी हम बात करेंगे। इनको हमने इसके पहले कहाँ पर देखा था, इसी चैप्टर में हम देखा था जर्मन नेशनल असेंबली सेंट पॉल चर्च में देखा था, जहाँ सेंटर में जो उनकी एलिगेरी थी जर्मन की वो हमने देखी थी। ठीक है, तो बाद में आप देखते हैं कि आपकी बुक में होगा कि अगर कुछ बुरा हुआ, जैसे वो हार गई, तो जर्मेनिया को गिरा हुआ भी दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से दिखाया गया। अब इनकी अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मतलब भी है। तो आंसर जो है वो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देंगे। अगर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आ रहा है, जर्मेनिया कौन थी, तो आपने बस दे दिया जर्मेनिया कौन थी, एलिगेरी थी फ्रांस की। तो अगर थोड़ा सा और डिटेल में है, 3 मार्क्स में है, 4 मार्क्स में है, तो आपको देना होगा कि उनकी अलग अलग चीज़ों के मतलब क्या थे। अब जैसे उनकी अलग अलग चीज़ों के मतलब कहें तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रोकन चेन हो गई, तो वो क्या है, आज़ादी दिलाना एक तरह से। ठीक है, कि आज़ाद होना। उसके बाद क्या है, ब्रेस्टप्लेट विथ ईगल। ये क्या है, ये जाहिर सी बात है कि मजबूत सा है। तो ये क्या कर रहा है, नेशन को स्ट्रांग बनते हुए दिखा रहा है। ठीक है, नेशन की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है हीरोइज्म। उनकी एक तरह से क्या दिखा रहा है, ताकत को दिखा रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं स्वॉर्ड क्या है, तो रेडीनेस टू फाइट को शो कर रहा है। ठीक है, कि मतलब लड़ाई के लिए वो तैयार हैं अगर कोई कुछ बुरा करता है। आगे समझेंगे। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तो स्वॉर्ड क्या है, वो दिखा रहा है कि हाँ फाइट के लिए वो रेडी है। उसके अराउंड क्या है, ऑलिव लीव्स हैं जो कि दिखा रही हैं एक तरह से वो क्या है, शांति का भी प्रतीक है। ठीक है, विलिंगनेस टू मेक पीस, तो वो क्या है, वो शांति भी चाहती हैं, बट अगर आप वार करोगे तो वो तैयार हैं लड़ाई के लिए। ठीक है, फाइट के लिए वो तैयार हैं। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर जो है वो उनका क्या है, नेशनल फ्लैग है, जो कि हम देखते हैं कि बाद में उसे बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो फ्लैग टू द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 में इसे यूज़ किया गया था, जिसे कि बाद में हम देखते हैं कि ड्यूक्स के द्वारा बाद में बैन कर दिया जाता है। फिर आता है रेज ऑफ द राइजिंग सन। इस पिक्चर में तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, यहाँ पे पीछे है। तो रेज ऑफ द राइजिंग सन वो क्या है, वो हमेशा न्यू एरा को ही शो करता है। तो यहाँ भी वो न्यू एरा को शो कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से इसका आंसर जो है वो लिखा जाए। सिर्फ जर्मेनिया के बारे में पूछ लिया तो ठीक है, अगर ज़्यादा में पूछ रहा है, ज़्यादा मार्क्स का है, तो आपको डिटेल देना पड़ेगा कि जर्मेनिया की कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि जर्मेनिया की स्वॉर्ड जो है उस पर ओक लीव्स जो ब्रांच है उसका क्या मतलब है। तो उसका क्या मतलब है, स्वॉर्ड जो कि फाइट के लिए रेडी है, बट ऑलिव लीव्स जो है वो शांति भी चाहती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो दिया जा सकता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्मन यूनिफिकेशन हो गया, इटली यूनिफिकेशन हो गया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करेंगे हम जर्मन यूनिफिकेशन। अब इसी में आप देखेंगे एक नंबर के आपको कुछ और क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जर्मन यूनिफिकेशन बताना है। जर्मनी जो कि अलग अलग राष्ट्रों के कब्जे में था, उसे यूनिफाई कराने की इच्छा। ठीक है, मतलब उन सभी पार्ट को एक साथ लाना। ठीक, अब ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो किसके अंदर ज़्यादा थी, वो जो मिडिल क्लास फैमिली थी उनके अंदर ज़्यादा थी, जिसे कि लिबरल्स कहा गया है, उनके अंदर ज़्यादा थी। उनकी इच्छा थी कि जर्मनी को यूनिफाई कराया
जाए। अब उनके अंदर ये फीलिंग ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि जो अपर क्लास के लोग थे वो तो शासन करने में ही खुश थे, मोनार्की ही चाहते थे, वो चाहते थे कि हाँ, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर राज कर रहे थे तो वो उसी से खुश थे। लोअर क्लास के जो लोग थे तो उनकी जो बेसिक नीड्स थी पहले वो पूरी होती तब उनका ध्यान कहीं और जाता, तो वो उसे पूरा करने में थे। जो ये मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास जर्मन्स जो थे, इनकी बात करें, इनके अंदर ये नेशनलिस्ट फीलिंग क्यों ज़्यादा थी? इसलिए ज़्यादा थी कि ये पढ़ लिख गए थे, इनके अंदर लॉजिक करने की क्षमता ज़्यादा थी, नेशन के लिए इसीलिए फीलिंग ज़्यादा थी, पैसे से भी ये मजबूत थे, तो इनको उधर ध्यान नहीं देना है कि अपनी बेसिक नीड्स को पहले पूरा करें फिर ध्यान आगे जाए, तो इनके अंदर इसलिए ज़्यादा ये फीलिंग थी। अब ये चाहते थे कि जर्मनी को यूनिफाई कराया जाए जिससे कि नेशन जो है वो प्रोग्रेस करे, प्लस जो हमारे ऊपर राज करे, जो हमारे नेशन पर गवर्न करे, वो इलेक्टेड हो पार्लियामेंट के द्वारा, ऐसी इनकी इच्छा थी। लेकिन जो मोनार्की के लोग थे, ठीक है, जो उनके सपोर्टर थे, जो उनकी आर्मी थी, उन्होंने उनकी इस इच्छा को दबा दिया। ठीक, लिबरल्स की जो फीलिंग्स थी तो उसे मोनार्की और उसकी जो शक्ति थी, आर्मी थी, उन्होंने उनकी इस इच्छा को या उनके इस कोशिश को नाकाम कर दिया। अब ये जिम्मेदारी किस पे आई? क्योंकि देखिए यूनिफाई कराने की चाहत उनके अंदर थी, अभी दबा दोगे फिर आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर क्या है, जो मोनार्की के लोग थे उनकी आर्मी थी, प्लस जंकर्स। जंकर्स किसे कहा गया है? जंकर्स कहा गया है जो बड़े लैंड ओनर्स थे, जो जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, अपने अंडर में लोगों से काम कराते थे। तो ये भी क्या थे? ये भी मोनार्की में ही आए क्योंकि वो अपने अंडर में लोगों को रखना चाहते थे। तो जंकर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो जंकर्स जो है आता है कि जंकर्स कौन थे? तो जंकर्स कौन थे? बड़े लैंड ओनर्स। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? इनकी इस कोशिश को दबा दिया। अब ये जिम्मेदारी किसने ली? ये जिम्मेदारी ली प्रशिया शासक विलियम फर्स्ट ने। ठीक है, प्रशिया के शासक विलियम फर्स्ट ने ये जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन ये पूरी कैसे होगी? ये पूरी होगी कि राजा जो है वो खुद लड़ने नहीं जाता, पहले अपने मंत्री को भेजता है। तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क को इसकी जिम्मेदारी दी। ओटो वन बिस्मार्क अकेले लड़ने नहीं जाएंगे, तो उन्होंने प्रशा की जो सेना थी प्लस जो सपोर्टर थे जर्मन यूनिफिकेशन के, उन सभी की हेल्प से क्या किया? 7 सालों तक इन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसमें जीत पाई। ठीक है, तो जब इनको युद्ध में जीत मिली तो जाहिर सी बात है फिर आगे क्या होगा? जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा, जिसके लिए इन्होंने लड़ाई की। अब यहाँ से क्या पहली चीज़ कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया था कि जंकर्स कौन थे? तो वो कौन थे? बड़े लैंड ओनर्स। दूसरा ये आ सकता है कि जर्मनी का आर्किटेक्ट तो ओटो वन बिस्मार्क, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ओटो वन बिस्मार्क जो कि जर्मनी के आर्किटेक्ट कहे गए। इन्होंने लोगों की हेल्प से, यानी कि सेना की हेल्प से क्या किया कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, इनके साथ युद्ध लड़ा, उसमें जीत पाई। फिर इसके बाद अब शासक कौन बनेगा? वहाँ पर शासक बनता है विलियम फर्स्ट, और जिन्होंने जर्मनी को यूनिफाई कराया। अब जो इनका सारा काम चलता है, यानी कि जो सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन कहाँ होता है? जनवरी 1871 में इन्हें राजा बनाया जाता है। किससे? विलियम फर्स्ट को। ठीक है, कहाँ पर ये सेलिब्रेशन होता है? ये सेलिब्रेशन वर्सलीज के हॉल ऑफ मिरर में होता है। ठीक है, हॉल ऑफ मिरर ये भी इम्पोर्टेंट है। हॉल ऑफ मिरर जो है वो अभी भी है, लोग देखने जाते हैं। ठीक, ठीक है, हॉल ऑफ मिरर में इनका ये सेलिब्रेशन जो है वो हुआ, वहाँ पर विलियम फर्स्ट ने शपथ ली। इस तरह से जर्मनी जो है वो यूनिफाई हुआ। ठीक है, तो जर्मनी यूनिफिकेशन प्रोसेस, मिडिल क्लास जो लोग थे यानी लिबरल्स थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, वो यूनिफाई कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके ऊपर शासन जिसका हो वो पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्टेड हो। उनकी इस आवाज़ को जो मोनार्की के लोग थे उन्होंने दबा दिया। फिर जिम्मेदारी आती है विलियम फर्स्ट के ऊपर, उनके चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, जिन्होंने औरों की हेल्प से, जो कि अपनी आर्मी थी उनकी हेल्प से, सपोर्टर थे उनकी हेल्प से 7 सालों तक युद्ध किया ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के खिलाफ और जीत पाई, और इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेपोलियन के द्वारा रूल्ड जो टेरिटरीज थी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कौन से चेंजेस किए गए। ठीक है, क्या चेंजेस किए गए। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले बोर्ड में आ चुका है और अभी भी आ सकता है। क्वेश्चन आपका जो है कई बार होता है कि एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आंसर आपका सेम रहेगा बट उसे आप शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए क्या चेंजेस किए गए। दूसरा, इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है सिविल कोड ऑफ 1804 बताइए। या फिर तीसरा आपको पूछा जा सकता है कि नेपोलियन कोड बताइए। ठीक है, तो सिविल कोड ऑफ 1804 है, उसी को नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आपका इन तीनों तरह से आ सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि नेपोलियन कोड 1804 जो है वो क्या है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंजेस के लिए क्या किया गया। तो सबसे पहली चीज़ कि नेपोलियन जिसका कि एम क्या था, एम्पायरलिज्म था, है ना। नेपोलियन का विश्वास था अपने एम्पायर को क्या करना, एक्सपेंड करना। हमने क्या देखा कि पहले मोनार्की थी। ठीक है, रोबेस्पियर वाले टाइम में, नेपोलियन से पहले हमने क्या देखा कि रोबेस्पियर वाले टाइम में डेमोक्रेसी थी। बट जब नेपोलियन आता है तो डेमोक्रेसी को ये ख़त्म कर देते हैं। डेमोक्रेसी ख़त्म, लेकिन नेपोलियन ने कई अच्छे काम किए जो कि लोगों को डेमोक्रेसी में ही मिलते। ठीक है, मोनार्की में ना दिखते, वो डेमोक्रेसी में मिलते। तो ऐसे कुछ अच्छे काम किए जिसकी वजह से लोगों ने नेपोलियन की तारीफ़ की। और नेपोलियन कोड जो है आज भी बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है, आज भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो नेपोलियन ने कुछ चेंजेस किए, हालांकि उन्होंने कुछ अपनी चीज़ें जो लोगों पे इम्पोज की जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें नापसंद किया। अब आते हैं अपनी चीज़ पर कि नेपोलियन कोड ऑफ 1804 या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंजेस के लिए क्या किया इन्होंने। सबसे पहली चीज़ की प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ मिलते थे उसे इन्होंने ख़त्म किया। मतलब ये कि जैसे क्या हमने देखा पहले जो क्लर्जी क्लास के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वही वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ वोटिंग की तो बात नहीं थी, इन्होंने तो वो सिस्टम ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ मतलब ये कि सब लोग वोट कर सके, जैसा कि रोबेस्पियर के टाइम में हमने देखा, तो ये चीज़ तो उन्होंने हटा दिया। लेकिन क्या चीज़ था कि प्रिविलेजेस जो मिलते थे बाय बर्थ, लोगों को जन्म के साथ जो फ़ायदे मिलते थे उसे उन्होंने ख़त्म किया। दूसरा, इक्वलिटी लाई उन्होंने लॉ में, मतलब कि छोटा बड़ा कोई कैसा भी है, सभी के लिए लॉ जो होगा वो बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें लोगों को खुशी देंगी कि भाई सबके लिए हर चीज़ें बराबर हो रही हैं। तो लोग जो थे नेपोलियन से खुश थे इन वजहों से। लेकिन बाद की कुछ उसकी नीतियाँ थी या अपनी चीज़ें इम्पोज करना, जिसकी वजह से लोग नाराज़ भी हुए। तो उन्होंने क्या किया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी के लिए लॉ जो था वो बराबर किया। उसके अलावा प्रॉपर्टी का हक जो था वो सबके लिए था कि प्रॉपर्टी जो है सभी रख सकते हैं। तीसरा, उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन कोड जो था, मतलब क्या किया गया, मतलब नेपोलियन कोड जो था वो उन्होंने जो एम्पायर, उनका विश्वास किस में था, एम्पायरलिज्म में था, एम्पायर बढ़ाने में था। तो उसे उन्होंने क्या किया कि जो भी जगहें उनकी थी, ठीक है, एम्पायर उनका बढ़ रहा था, तो जो जगह उनके कब्जे में थी उन सभी जगहों पे अपना ये सिविल कोड जो था वो लागू किया। हम देखते हैं कि उनके अधिकार में आने वाले डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन जगहों पर भी उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसी तरह से लाया। मतलब ये जो चेंजेस थे उन जगहों पर भी लाए। इसके अलावा पेजेंट जो थे, किसान थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, जैसे उन्होंने किसी से कर्ज लिया है तो उसके लिए उसे काम करना पड़ा, या किसी बड़े के लिए उन्हें काम करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म की। ठीक है, जो कर्जे हैं उनसे उन्हें मुक्त कराया कि जो किसान है उनका जो काम है वो अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी जो क्लर्जी ग्रुप है या बड़े लोग हैं उनके लिए इन्हें काम करना पड़े। तो इन चीज़ों से जो पेजेंट थे उन्हें छुटकारा दिलाया। ठीक है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो ये सारे काम क्या हैं, लोगों को खुशी देंगे। ठीक है, यहाँ पर लोगों को दास्ता से जो मजदूर थे, जो पेजेंट थे, किसान थे, उन्हें क्या किया, लोगों का दास बनने से छुटकारा दिलाया। उसके अलावा टाउन्स में भी उन्होंने क्या किया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन जो था उसे हटाया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या था, गिल्ड मतलब कि एक जैसे लोगों का ग्रुप।
ठीक है, जैसे आप अपने आसपास ही देखो, अपने में ही देखो, तो एक जैसे लोगों का ग्रुप, आप जिस क्लास में हो, आपके स्कूल में तो बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, बट आपकी जो क्लास के लोग हैं तो ये क्या है, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, 9th क्लास का ग्रुप हो गया, आप कह दो 10th क्लास का ग्रुप हो गया, या फिर इस एरिया से लोग आते हैं तो उस एरिया का ग्रुप हो गया। तो उसी तरह जो ट्रेडर्स थे उनका गिल्ड, उनके गिल्ड्स बने हुए थे, ठीक है, ट्रेडर्स के ग्रुप बने हुए थे, जिसकी वजह से क्या चीज़ें कैसे करनी है वो अपना मीटिंग करके, बातचीत करके, कहाँ से सामान लाना है, कहाँ बेचना है, कौन इसमें इन्वॉल्व होगा, ये सारी नीतियाँ बनाते थे। इन सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, इन सब पे रोक लगा दी गई थी। तो नेपोलियन ने क्या किया कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो था उसे रिमूव कर दिया, यानी कि अब जो ट्रेडर्स थे वो गिल्ड्स बना सकते थे, ठीक है। अब और क्या उन्होंने किया उन्होंने किया सबसे बड़ी चीज़ कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी प्रोग्रेस के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। अब क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं जो सभी के लिए हो रही है, बड़े छोटे सभी के लिए हो रही है। तो पेजेंट थे, वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे, गिल्ड्स वगैरह की बात हुई, तो क्या था, सभी नेपोलियन के इन कामों से खुश थे, सभी इंजॉय कर रहे थे जो नेपोलियन कोड था उसे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि मेज़रमेंट का जो सिस्टम था उसे यूनिफाई किया। मतलब ये कि मेज़रमेंट जो होता था, तो जैसे कि मेज़रमेंट के लिए क्या होता है कि यूनिट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग यूनिट यूज़ होती थी। जैसे हम देखें तो मिलीग्राम है, किलोग्राम है, ठीक है, तो ग्राम है, तो ये इस तरह से क्या होता है, मेज़रमेंट होता है और वही सब जगह पे चलता है। लेकिन उस टाइम में क्या था, थोड़ी थोड़ी दूरी पर चीज़ें जो थी वो चेंज होती जाती थी। तो इन्होंने क्या किया कि इसे यूनिफाई किया, मेज़रमेंट का जो सिस्टम था उसे यूनिफाई किया, यानी कि सभी जगह पर उनके जो अधिकार वाले एरिया हैं उन सभी जगह पर मेज़रमेंट का सिस्टम जो होगा वो यूनिफाई होगा, सबके लिए बराबर होगा, करेंसी जो है वो सेम चलेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या चेंजेस हुए। प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ मिलते थे उसे ख़त्म किया गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो थे रिमूव किए गए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा किया गया, मेज़रमेंट करेंसी जो है वो सब चीज़ें यूनिफाई किया गया। पेजेंट वगैरह को क्या किया गया कि जिस तरीके से वो काम करते थे वो काम कर सकते हैं, उन्हें किसी का दास बनने की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस उन्होंने किए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।